अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9 है। इसके अंदर हम हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे और उसकी एक टाइप होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। जी, इसकी डेफिनेशन ये है कि अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n in the dependent variable y and independent variable x is given by this equation। यहाँ पर a n of x ये x का फंक्शन है और ये y का nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। इसी तरह ये भी आपके पास x पर डिपेंडेंट एक फंक्शन है और ये n-1 डेरिवेटिव है। इसी तरह चलते जाएंगे तो ये राइट साइड पे आपके पास एक फंक्शन है। यहाँ पर ये सारे कोएफिशिएंट्स जो है डेरिवेटिव्स के कोएफिशिएंट्स a n of x, a n-1 of x up to so on a1 of x, a naught of x and capital F of x are functions of x। ये सारे के सारे x वेरिएबल में फंक्शन है और जो nth डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट है a n of x, it cannot be equal to 0। ये 0 नहीं हो सकता। तो this is the definition of nth order linear differential equation। नेक्स्ट इसकी टू टाइप्स होती हैं, homogeneous linear differential equation of order n and non-homogeneous linear differential equation of order n। ये जो ऊपर हमने इक्वेशन डिफाइन किया है उसके अंदर अगर आप राइट हैंड साइड को इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है कैपिटल F of x, इसको अगर हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही रहेगी जैसे कि ऊपर वाली इक्वेशन में थी, लेकिन राइट साइड पे ये 0 आ जाता है। तो इस तरीके से बनने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन दिया हुआ है f of x, उस पे ये कंडीशन हो कि इट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो उस सूरत में आप उसको होमोजेनियस नहीं बल्कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का नाम देंगे। फिर वो इक्वेशन जो है वो नॉन होमोजेनियस होगी। अच्छा, एक और भी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है ना y इज इक्वल टू 0 होता है ऑलवेज। मतलब अगर आप उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को 0 पुट कर दें तो उसकी लेफ्ट और राइट साइड्स जो होती है वो आपस में सेम हो जाती है। तो इस तरीके से बनने वाली जो इक्वेशन होती है उसको हम होमोजेनियस इक्वेशन का नाम देते हैं। अब इसमें देखें हर टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसीलिए y को अगर आप 0 रिप्लेस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल मतलब 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये दो इसकी डेफिनेशंस होती हैं कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें y इज इक्वल टू 0 उसका लाजमी सॉल्यूशन हो, और या फिर दूसरी डेफिनेशन है जिसकी राइट हैंड साइड 0 हो, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। पहले भी हम इसको डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसको हायर ऑर्डर के लिए डिफाइन करना चाहते हैं। फॉर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन an nth order initial value problem is, जो हमने प्रीवियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन किया है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ये कुछ कंडीशंस आप ले लेते हैं। मतलब x नॉट की वैल्यू पर y की वैल्यू y नॉट आ रही हो, x नॉट पर फर्स्ट डेरिवेटिव की कीमत दी हुई है, x नॉट के ऊपर आपको n-1 डेरिवेटिव की वैल्यूज दी हुई है। मतलब अगर आपके पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है
तो उसके अंदर जो इनिशियल कंडीशंस की तादाद होगी वो भी आपके पास n होगी। मतलब जितना उसका डेरिवेटिव होता है उतनी आपको इनिशियल कंडीशंस दी होती हैं। मजीद इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में x नॉट कीमत दी हुई है, सेकंड कंडीशन में भी x नॉट है, और ये सारी की सारी जो वैल्यूज आपको गिवन है वो एक सिंगल वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए हम इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का नाम देते हैं। नेक्स्ट एक थ्योरम है जिसके अंदर आप इंश्योर करेंगे कि उसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। तो इसका तरीकेकार ये होगा कि थ्योरम की स्टेटमेंट है कि लेट्स a n of x, a n minus 1 of x up to so on a 1 of x, a naught of x, और राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन g of x है, ये सारे के सारे फंक्शंस जो है ये कंटिन्यूअस होने चाहिए। एक ऐसा इंटरवल i और जो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट वाला फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर एवरी x इन दिस इंटरवल i। मतलब जिस इंटरवल के अंदर वो सारे फंक्शन कंटिन्यूअस है उसी इंटरवल के अंदर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो भी नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड कर जाती है तो अगर x इज इक्वल टू x नॉट इज एनी पॉइंट इन दिस इंटरवल, ये जिसके ऊपर आपको इनिशियल कंडीशंस दी हुई है सारी की सारी, x नॉट वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट उस इंटरवल को बिलोंग कर रहा हो, then a solution y of x of the initial value problem exist। फिर उसका solution हमेशा exist करेगा and this solution will be unique, और ये solution जो होगा ये unique होगा। मतलब solution की uniqueness के लिए बस आपने यही दो चीजें चेक करनी है। एक तो ये चेक करेंगे कि उन तमाम डेरिवेटिव्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कंटिन्यूअस होने चाहिए उस इंटरवल के अंदर, और जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो भी आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए। तो फिर वो जो x नॉट है वो उस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर जाएगा, तो उस इंटरवल में यूनिक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जी, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सॉल्यूशन की यूनिकनेस को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, फर्स्ट एग्जांपल है कि द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पर ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया हुआ है। ये हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इसकी तीन कंडीशंस दी हुई है, तीनों इनिशियल कंडीशंस है। तो अब इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू 0, जिसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ये इसका एक सॉल्यूशन है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो उसके लिए फिर आप वो सारी कंडीशंस चेक करें। सिंस ऑल द कोएफिशिएंट्स आर कांस्टेंट्स, मतलब जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका जो फंक्शन है वो 3 है, कांस्टेंट है। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव का जो कोएफिशिएंट है वो आपके पास 5 है, फर्स्ट ऑर्डर का -1 है, और y के साथ मल्टीप्लाई होने वाला 7 है, राइट हैंड साइड पे 0 है। तो ये सारे कांस्टेंट फंक्शंस होने की वजह से किसी भी इंटरवल में ये सारे के सारे कंटिन्यूअस हैं। तो कंटिन्यूअस होने की वजह से एनी इंटरवल कंटेनिंग x इज इक्वल टू 1, ये जो इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं ये 1 के ऊपर दी हुई है, मतलब ये आपका x नॉट है। ठीक है, तो कोई भी आप एक ऐसा इंटरवल चूज करें जिसके अंदर ये 1 मौजूद होगा, तो फिर ये y इज इक्वल टू 0 जो है ये यूनिक सॉल्यूशन होगा ऐसे इंटरवल के ऊपर जिस इंटरवल में x इज इक्वल टू 1 मौजूद होगा।
इसी तरह एक और एग्जांपल है, वी कैन इजीली वेरीफाई दैट द फंक्शन, ये जो y आपको दिया हुआ है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसको चेक करने के लिए आप इसके डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। मतलब अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा 6 e raised to power 2x और -2 e raised to power -2x और -3। ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकल आया। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 12 e raised to power 2x प्लस 4 और e raised to power -2x। ठीक है, तो अब इनको अगर आप सेकंड डेरिवेटिव में से अगर आप -4y माइनस करें तो आपके पास 12x बन जाता है। तो ये वेरीफाई तो हो गया, ये इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर ये x नॉट भी 0 है, यहाँ पर x नॉट है, ये भी इनिशियल कंडीशंस दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए इसकी रीजन देखें कि सिंस द डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर और इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं, सेकंड डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 है तो ये कांस्टेंट है, y का कोएफिशिएंट -4 है, ये भी कांस्टेंट है। राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन लिखा हुआ है g of x is equal to 12x, तो ये सारे के सारे कंटीन्यूअस हैं और जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो भी नॉन जीरो है किसी भी इंटरवल के ऊपर जिस इंटरवल में x is equal to 0 कंटेन करता हो। तो इसका मतलब है जो गिवन इसका सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 आर ग्रेटर इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल y और इट्स डेरिवेटिव स्पेसिफाइड एट डिफरेंट पॉइंट्स। मतलब जो आपकी कंडीशंस है वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हो। जैसे यहाँ पर a लिखा हुआ है और यहाँ पर b लिखा हुआ है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं, तो इस x की डिफरेंट वैल्यूज पर कंडीशंस दी हुई है। तो ये जो प्रॉब्लम आपको गिवन है ये एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगा। अच्छा, यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि अ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कैन हैव मेनी वन और नो सॉल्यूशन। मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसकी कंडीशन है। लेकिन जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता है इसका एक सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, यूनिक नहीं भी हो सकता और ज्यादा सारे इसके सॉल्यूशन जो है नो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब कोई इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है होमोजीनियस इक्वेशन, इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स। ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड 0 है। तो इसमें ये जो y इज इक्वल टू 0 ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसको बतौर डेफिनेशन भी यूज किया जाता है इसकी, कि ये y इज इक्वल टू 0 हमेशा इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होता है। नेक्स्ट आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि अगर y1 y2 अप टू ym आर m सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1, ये होमोजेनियस इक्वेशन के m सॉल्यूशंस हैं, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन। अब अगर आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तमाम सॉल्यूशंस का, तो वो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लाजमी तौर पर सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका, इफ y1 y2 up to yn are n linearly independent solutions of 1, then their linear combination yc is equal to
मतलब ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमने ऊपर वाले सॉल्यूशंस का बना लिया, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अच्छा, जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो सॉल्यूशन का सेट बनता है, मतलब y1 y2 जो कि सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं, इस सेट को आप फंडामेंटल सेट का नाम देते हैं। जी, फंडामेंटल सेट इसको कहेंगे आप। उनकी तादाद जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर होनी चाहिए। जितना उसका ऑर्डर है उतने उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर जाए और वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो फिर आप उसको फंडामेंटल सेट का नाम देंगे। जी, अब यहाँ पर आपके पास जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के मैंने डिफरेंट केसेस बना लिए। सबसे पहला केस ये है कि होमोजीनियस इक्वेशन होनी चाहिए और उसके कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होने चाहिए। मतलब पहला केस में ऐसा ले रहा हूं कि इक्वेशन होमोजीनियस है, मतलब राइट हैंड साइड जीरो है, और जो डेरिवेटिव्स के कोएफिशिएंट्स हैं वो फंक्शंस नहीं है बल्कि कांस्टेंट्स हैं। तो सिंपलेस्ट केस इसका हम लेते हैं जिसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम ले लेते हैं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म का है कि y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर mx। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, तो ये हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया, इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया। ये सारी वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ से e रेज़ टू पावर mx को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो e रेज़ टू पावर mx है, इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x। x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये जो फैक्टर है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इस तरह से हासिल होने वाली इक्वेशन को आप एक्सिलरी इक्वेशन का नाम देते हैं। किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप ये चीज m रिप्लेस कर देंगे डेरिवेटिव की जगह पे, तो वो एक्सिलरी इक्वेशन या लिटरेचर में इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोला जाता है। जी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अच्छा, इसका मतलब शुरू के अंदर आपने सॉल्यूशन सपोज किया y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर mx। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करें, वहां से m की वैल्यूज निकाल लें। वो m की वैल्यू जो आपने शुरू में सॉल्यूशन सपोज किया है उसमें पुट करते जाए तो y की वैल्यूज बनती जाएंगी। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए m की दो वैल्यूज निकल सकती है। तो अब हम इसके डिफरेंट केस बना लेते हैं, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके जो रूट्स होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। इस लिहाज से हम इसके 3 डिफरेंट केसेस बना लेते हैं। इनमें सबसे पहला केस है कि अगर एक्सिलरी इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, if auxiliary equation has two distinct real roots m1 and m2, अगर auxiliary equation के दो roots exist करते हो, then there will be two independent solutions। फिर ये दो आपके पास independent solutions exist कर जाएंगे उस m की कीमतों को दर्ज करने से। तो जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए ये जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे इनका आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेना है, तो वो उसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा।
मिसाल के तौर पे अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, ये एक सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट्स जो है वो कांस्टेंट है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए आपने डेरिवेटिव को m से रिप्लेस कर दिया, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2m² - 5m - 3 = 0। इसकी आप फैक्टराइजेशन करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले, ये हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, m = 3 and m = -1/2। तो ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर ले, y = c1 e⁻³ प्लस c2 e⁻−x/2। अच्छा, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये रूल है, लेकिन अगर आपके पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, मिसाल के तौर पर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जो m के रूट्स निकलेंगे वो आपके पास डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे, m1 आ जाएगा, m2 आ जाएगा, अप टू सो ऑन आपके पास इसके nth रूट निकल आएंगे। इसीलिए इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो इक्वल होगा c1 e⁻m1x और प्लस c2 e⁻m2x up to so on cn और e⁻mn और x। ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन निकला है। तो ये हमारे पास पहला केस था जब उसका रूट्स डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, मतलब आपस में सेम नहीं होते। जी, नेक्स्ट आपके पास है रिपीटेड और रियल रूट्स। इफ एक्सिलरी इक्वेशन हैज टू रिपीटेड रियल रूट्स, मतलब दोनों एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आपस में सेम आ जाते हैं, उस सूरत में आप जो जनरल सॉल्यूशन है वो आप इस तरीके से लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर y सेकंड डेरिवेटिव -10 y प्राइम प्लस 25 y = 0, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है जिसका ऑर्डर 2 है, आपने इसको सॉल्व करना है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बना लेते हैं m² - 10m + 25 = 0। इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं जिससे हमें दोनों रूट्स जो है वो सेम मिल जाते हैं, m = 5 और m = 5। तो ऊपर दिया हुआ रिजल्ट यूज करते हुए ये आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन निकल आता है। अच्छा, ये तो हो गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अगर आपके पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, उस सूरत में आप फार्मूला जो यूज करेंगे वो आप इस तरीके से करेंगे कि y = m की जो वैल्यूज है ना वो n वैल्यूज निकल आती है और सारी सेम आ जाती है, m1 दूसरी भी m1, सारे जो रूट्स हैं वो सारे के सारे रिपीटेड रूट्स आ जाते हैं और ये टोटल कितने होंगे, n होंगे ये। ठीक है, इस सूरत में इसका जो सॉल्यूशन लिखने का तरीका होगा वो आप यूं लिखेंगे, c1 + c2x + c3 x²। इसी तरह चलते जाएंगे हम, यहाँ पे cn आएगा और x⁻mn - 1 आ जाएगा और इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे e⁻m1 और x। तो ये nth ऑर्डर जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें रिपीटेड रूट्स होंगे सारे के सारे, उसके सॉल्यूशन को आप इस तरीके से लिखेंगे।
नेक्स्ट आपके पास तीसरा केस है जब कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट करते हो। इफ एक्सिलरी इक्वेशन हैज टू कॉम्प्लेक्स रूट्स, m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एक रूट है, और दूसरा आपके पास है अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ये आपको पता होगा कि जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉम्प्लेक्स होता है तो फिर लाजमी तौर पर दूसरा भी कॉम्प्लेक्स होता है और वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक दूसरे के मैंने कॉन्जुगेट बना दिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स रूट्स है, इसलिए ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने जरूरी है। अब यहाँ पर ये इसका जो तरीकेकार होगा वो आपने ये करना है कि इन दोनों का जो रियल पार्ट होगा, अल्फा जो है रियल पार्ट, उसको आप e की पावर में अल्फा को x के साथ लिखेंगे, और c1 cos जो इमेजिनरी पार्ट होगा बीटा, वो आप cos के एंगल में भी यूज करेंगे और उस बीटा को आप साइन के एंगल में भी यूज करेंगे। बेसिकली ये बने तो उसी तरीके से है जिस तरह वो आपने फर्स्ट केस में किया था, लेकिन सिंपलीफाई करने के बाद इनको इस फॉर्म में लिख दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल आपके पास है कि y सेकंड डेरिवेटिव प्लस 4y फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 7y इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन होती नहीं है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, तो ये आपके पास इसके दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स निकल आए। अब इसका रियल पार्ट है -2 और इमेजिनरी पार्ट √3 है, इसीलिए e की पावर में आप x के साथ -2 लेंगे और cos के एंगल में x के साथ आप इमेजिनरी पार्ट √3 दोनों में यूज करेंगे। लो ये आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन निकला है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे हायर ऑर्डर वाली, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसकी हम सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। थर्ड डेरिवेटिव के लिए m³ लिखा आपने, सेकंड डेरिवेटिव के लिए m² लिखा। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आप सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक m³ का कोएफिशिएंट 1 है, m² का कोएफिशिएंट 3 है, m का कोएफिशिएंट 0 है और कांस्टेंट आपके पास है -4। अब इसके अंदर अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 इसका रूट है, इसीलिए 1 को रूट लेते हुए बाकी रूट्स मालूम कर लेते हैं। तो ये आपके पास 1 एज इट इज आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बन गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ जाएगा, 0 में जमा होकर 4 बन जाएगा। 1 को 4 से करेंगे तो ये भी आपके पास 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसकी फैक्टराइजेशन जब लिखेंगे आप, वो इस सूरत में लिख देंगे कि m-1 आगे m² + 4m + 4, इसका स्क्वायर कंप्लीट करके आपने m-1 लिख लिया और m + 2 का स्क्वायर बना लिया। यहाँ से दो रूट्स जो है वो रिपीटेड है और एक उनमें से नॉन रिपीटेड है, तो उसका तरीकेकार ये होगा कि जो नॉन रिपीटेड होगा उसके लिए तो वही तरीका c1 e⁻1x लिखा जाएगा, और जो दोनों रिपीट हो रहे हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, c2 लिखेंगे प्लस c3 लिखेंगे और साथ में x भी आ जाएगा और e⁻−2x लिखेंगे। तो ये रिपीटेड का सॉल्यूशन बन गया और स्टार्ट में आपके पास जो नॉन रिपीटेड था उसका सॉल्यूशन आ गया। जी यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो ये मुकम्मल हो गया है। इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।